नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादबिन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में कंप्लीट जीके पढ़ने वाले हैं। और आपको पता है कि ये जो बैच चलाया गया है, ये जो टाइम है आपका, वो यूपीएसआई का टाइम है। तो ये बैच आपका यूपीएसआई को टारगेट करते हुए हमने यहाँ पे बनाया है। और यहाँ पे हम आपको पीवाईक्यूज कराते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे कराते हैं, आपको बताते हैं कि इन एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन एग्जाम्स में लैंग्वेज क्या रहती है। इन सारी चीज़ों को अगर जानना है तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और हमारा चैनल है यादबिन स्मार्ट क्लासेस, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके साथ में हमारे साथ इस तरह से पढ़ सकते हैं जैसे कि चीज़ें आपको ईजी लगने वाली हैं। बाकी आप जो जुड़ते जा रहे हैं, शिखा सिंह हैं, स्टूडेंट लाइफ हैं, तो आप एक बार चैनल को शेयर जरूर कर दें। जो हमारे साथी पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ में पढ़ सकते हैं। और आप सभी को गुड इवनिंग। भाई गुड इवनिंग, अभी तो गुड इवनिंग थोड़ी है भाई, गुड आफ्टरनून। वैसा ना मैं शाम को भी क्लास लेता हूँ तो आदत पड़ गई है गुड इवनिंग वाली। चलिए बात करते हैं अगला। अब बात ये मालूम होनी चाहिए आपको कि आपके पास में यहां पर यूपीएसआई को टारगेट करते हुए हमने कितने सब्जेक्ट पढ़ाने का संकल्प लिया है। तो ये है आपका हिंदी यानी रीजनिंग का। सबसे पहले आपकी जो क्लास होती है वो सुबह 7 बजे होती है। 7 बजे आपको रीजनिंग पढ़ाया जाता है। रीजनिंग की बेस्ट कंटेंट के साथ में आपको पढ़ाया जाता है। आप यहाँ पे पढ़ेंगे, आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे इस चीज़ को सॉल्व करना है। इसके बाद में आपको 9 बजे जुड़ना है। आपको कहाँ पर? हिंदी के लिए जुड़ना है हमारे साथ में। आपको पता है कि हिंदी का वेटेज अच्छा रहता है। आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी को भी अच्छा लेकर चलना पड़ेगा, हिंदी को भी मजबूत करना पड़ेगा। तो आप हमारे साथ में राज बहादुर सर के साथ में जुड़ सकते हैं, जो कि आपको यहां पर हिंदी पढ़ाते हैं। बाकी फिर 11 बजे आप जुड़ेंगे किससे? यादविन सर से। और ये आपको पता है कि ये मैथ्स के टीचर हैं। इन्हें मैथ्स के लिए आप समझ सकते हैं कि कोई भी क्लास ले लो, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। यहाँ पर यूपीएसआई को टारगेट करते हुए यहाँ पर इनका बैच बना है। बाकी का आपको जीके का पता है कि जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ। 12:30 बजे मेरी क्लास होती है। 12:30 बजे आपको यहाँ पे मैं सारी जीके से रिलेटेड चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूं। हाँ, एक चीज आप याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन और इसके अलावा एक पॉइंट है जिसे हम मूल विधि के नाम से जानते हैं। तो ये पार्ट जो है वो अभी स्टार्ट नहीं किया गया है, ये अखिल सर के द्वारा को आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए चलिए 1:30 बजे दिख रहा था, 1:30 बजे नहीं है भाई, 12:30 बजे क्लास स्टार्ट हुई है। अच्छा, 1:30 बजे लगा दिया है, चलो कोई बात नहीं है, उसको मैं चेंज करा दूंगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि हमारे द्वारा यहाँ पे एक बैच चलाया गया है जिसका नाम चाणक्य है, जो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लॉन्च होने वाला है। यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है? इस बैच में आपको ये टीम मिलने वाली है और ये टीम आपको पूरी तरह से आपको यूपीएसआई को टारगेट करते हुए, यूपीएसआई को लक्ष्य बनाते हुए, यूपीएसआई को गोल मानते हुए आपके लिए यहाँ पर खड़ी रहेगी, जो आपको पूरी तरह से गाइडेंस देगी, जो आपको पढ़ाएगी, जो समझाएगी, जो ये कहेगा, एक एक टीचर आपको इस तरह से पढ़ाएगा कि मानो यूपीएसआई में यही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये बैच आपको कितने में मिलने वाला है? 599 मिलने वाला है। और ये बैच आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है और आप खुद कहेंगे कि हाँ सर, हमें यहां से बहुत अच्छी चीजें मिल रही हैं जो एग्जाम को टारगेट करते हुए चल रही हैं। अब बात करते हैं आगे। 1-2 दिन और टाइम दीजिए आप, 1-2 दिन के अंदर हम आपकी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, टेंशन मत लो। मूल विधि की क्लासेस भी आपकी स्टार्ट होंगी। सबसे पहले आपके सामने आता है क्वेश्चन निम्नलिखित वास्तुकारों में से, हमारे पास में यहां पे वास्तुकार दे रखे हैं, इन वास्तुकारों में से किसने राजा बिंबिसार का महल बनाया था? अब दिमाग लगाना, राजा बिंबिसार की बात की जा रही है। अब बिंबिसार जो हैं ये हर्यक वंश के राजा थे। कहां के? यानी एक वंश था जिसे हम हर्यक वंश के नाम से जानते हैं। हर्यक वंश की इन्होंने स्थापना की थी और इन्होंने शासन जो किया था वो 544 ईस्वी से किया था। यानी ईसा पूर्व से 544 ईस्वी पूर्व से हमने 492, कितना? 492 ईसा पूर्व तक इन्होंने यहां पे शासन किया। चलो ये भी बात समझ में आ गई। अब आपको पता है होना चाहिए कि इन्होंने जो राज किया है ये कहां किया? मगध साम्राज्य में। यानी मगध साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए इन्होंने ये काम किया। ठीक है, इसको शक्तिशाली बनाया, इसका विस्तार किया और एक शहर जिसे आप पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं, जिसे हम राजगृह या पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं, उसका भी निर्माण कराया। ठीक है, उसका भी निर्माण करा दिया। चलिए ये भी बात मान ली। अब आपको पता होना चाहिए कि इनके पुत्र थे अजातशत्रु। इनके पुत्र कौन थे? अजातशत्रु थे।
और अजात शत्रु ने इनको क्या कर लिया, कैद कर लिया, और कैद करने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कब होती है, 492 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आपसे पूछा जाए ये सारे क्वेश्चन, लेकिन इस बीच में पूछा गया है कि महल किसने बनवाया था, तो उस टाइम पे थे महागोविंद। तो महागोविंद के द्वारा ये महल बनवाया गया था। महागोविंद नामक एक वास्तुकार हुआ करते थे राजा बिंबिसार के समकक्ष, उनके द्वारा राजा बिंबिसार का महल बनाया गया था। इन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की, मगध साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया, पाटलिपुत्र की निर्माण कराया, और इसके बाद इनके पुत्र आते हैं और अजात शत्रु के द्वारा इनको क्या कर लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है। और इसी कैद में बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है 492 ईस्वी पूर्व में। इतनी बात समझ में आई। सिका सिंह बहुत अच्छी आंसर, ऑप्शन नंबर बी आंसर बहुत ही अच्छा है। इसी के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 क्या कहता है, बात कर रहा है, ये साइंस का क्वेश्चन आ गया। अब साइंस में भी बायो का पार्ट है भाई, जीएस तो सारी चीजों को पढ़ाना है। कहता है भाई छोटी आंत, आपको मालूम है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या है, हमारी बॉडी के अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। अब आप कहोगे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इसे हिंदी में कहते हैं पाचन तंत्र। अब आप कुछ खा रहे हो, खाने के बाद उसका पचना भी तो है, वो पाचन होता कहाँ पर है, इस सिस्टम के अंदर। तो कहाँ से स्टार्ट होता है भाई, हमारे पास में बकल कैविटी पाई जाती है जिसे हम मुखगोहिका कहते हैं। बकल कैविटी के अलावा ये खाना कहाँ जाता है, फूड पाइप में, जिसे हम ईसोफेगस के नाम से जानते हैं। फिर खाना कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है, जिसे हम आमाशय के नाम से जानते हैं। स्टमक के बाद खाना कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसे हम छोटी आंत के नाम से जानते हैं। और छोटी आंत के बाद खाना कहाँ जाता है, बड़ी आंत में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और फिर खाना धीरे धीरे करके एनस के द्वारा बाहर हो जाता है। ये हमारा पूरा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब बात किसकी कर रहा है, ये तो छोटी आंत की बात कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर मैं बात करूं तो आपको ये मालूम होना चाहिए, इसके कुछ पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जिसे डुडेनम कहते हैं, इसके बाद पार्ट होता है इसे जेजुनम कहते हैं, और एक पार्ट होता है जिसे हम इलियम कहते हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये उंगली की जो आकृति है वो कहाँ पाई जाती है, इलियम में पाई जाती है। और ये इलियम की तरह, यानी जो उंगली की आकृति है, ये करती क्या है, ये अगर खाना गया है, खाना पचा हुआ खाना वहां पहुंचता है, तो उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को खून निकालने का काम करती है। क्या करती है, उन न्यूट्रिएंट्स को क्या करना है, अवशोषण करना है, एब्जॉर्ब करना है, क्योंकि पूरी बॉडी को चाहिए, पूरी बॉडी को चाहिए वो। तो क्या होगा, तो यहां पर ये काम कौन कर रहा है, इलियम के अंदर पाए जाते हैं क्या, बिलाई पाए जाते हैं, जिन्हें हम रसांकुर के नाम से जानते हैं। तो रसांकुर यहां पे ये काम करते हैं, जो उंगली जैसी आकृति होती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। डुडेनम, जेजुनम, इलियम, ये आपके छोटी आंत के पार्ट होते हैं। और छोटी आंत के पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें इलियम में बिलाई पाए जाते हैं। बिलाई जो होते हैं उंगली जैसी आकृति होती है, और इस उंगली जैसी आकृति का काम क्या होता है, आपके पास में जो भोजन आया हुआ है, इस भोजन से न्यूट्रिएंट्स को, पोषक पदार्थों को निकालना, जो भी आपके पास में मिनरल्स हैं वो हमारी बॉडी की जरूरत है, उस बॉडी तक पहुंचाना इनका काम है। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, अब बताओ थर्ड क्या कहता है भैया। क्वेश्चन नंबर थर्ड को समझो क्या कहता है, जानो, लिखो, उसके बाद आंसर दो। तो आप यहां पे क्या कहेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में, कि भारत में किस राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार एक राज्य सरकार को वापस बहाल कर दिया था, जिसे केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लागू करके निलंबित कर दिया था। तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अब राष्ट्रपति शासन इस वजह से लगाया जाता है कि मान लो हो सकता है कि हमने वहां पर कोई सरकार है, उसको क्या कर दिया, अयोग्य पाया या असंवैधानिक काम करते हुए पाया, तो हमने उस सरकार पर क्या लगा दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया और उस सरकार को बर्खास्त कर दिया। ठीक है। और ये चीजें जो की जाती हैं ये आर्टिकल के तहत की जाती हैं, और आर्टिकल का कौन सा आर्टिकल है, वो 356 है, जो क्या कहता है, राष्ट्रपति शासन की बात करता है कि किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है अगर वो राज्य असंवैधानिक कामों में लिप्त होता है तो। ठीक है, तो ये किसी भी राज्य पर लगाया जा सकता है।
अब राज्य पर लगाया गया है, तो कभी लगाया गया था, हाँ जी लगाया गया था, तो पहली बार भी तो लगाया गया होगा, हाँ जी लगाया गया है भैया पहली बार। कब लगाया गया तो ये भी पता होना चाहिए। हम स्वतंत्र हुए, स्वतंत्र होने के बाद में पंजाब में क्या कर दिया गया, पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। और ये कब लगाया तो 1951 में लगा दिया, चलिए ठीक है। लेकिन ये बात तो कर रहा है कब की, इसने तो बताया कि ऐसा कोई है कि राष्ट्रपति शासन लगा देने के बाद में कोर्ट ने कह दिया कि भाई गलत है ये, तो क्या हुआ, ये बात है कब की, ये 2016 की बात है। 2016 में अरुणाचल प्रदेश पर केंद्र सरकार के द्वारा क्या लगा दिया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। किस पर लगा दिया जाता है, अरुणाचल प्रदेश पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। राज्य सरकार जो है इसका विरोध करती है, और विरोध करने पर क्या होता है, ये यहाँ की राज्य सरकार क्या होती है, ये कहाँ चली जाती है, सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में यहाँ पर पाया जाता है कि राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया है ना वो असंवैधानिक है, और असंवैधानिक होने के बाद में यहाँ पे शासन को क्या कर दिया जाता है, इस राष्ट्रपति शासन को क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको यह बात पता चली राष्ट्रपति शासन। और ये जो होता है ना पहली बार होता है, पहली बार, और हर चीज जो पहली चीज होती है ना वो सब याद रखते हैं। इसलिए राष्ट्रपति शासन पहली बार लगाया कब गया था, तो लगाया गया था 1951 में। लेकिन लगने के बाद कोर्ट के द्वारा पहली बार कब हटाया गया, तो वो कब लगा हटाया गया था, 2016 में। और लगा किस पे था भाई, अरुणाचल प्रदेश पे लगा था। तो पहली बार था जब कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति शासन को रद्द कर दिया गया हो, राष्ट्रपति शासन को असंवैधानिक करार दे दिया गया हो, राज्य सरकार का विरोध हुआ हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्या कह रहा भैया, ये पढ़ो। आपको पता है कि हम पर कभी कभी क्या होता है, कॉल आते हैं। कैसे कॉल आते हैं कि भाई आपने ना मारुति जीत ली है, आपने ना स्कॉर्पियो जीत ली है, और स्कॉर्पियो जीतने के बाद में आप ऐसा करो मुझे 25,000 रुपये भेज दो। या फिर क्या कहेगा कि ऐसा करो मैं एक आपको लिंक भेज रहा हूं, इस लिंक पर क्लिक कर लो और आप इस लिंक के बाद में मुझे बता देना क्या ओटीपी आया। कोई बैनर आपको भेज दिया जाएगा, कोई आपको ऐड भेज दिया जाएगा, जिसके तहत आपको एक इनाम के लिए क्या किया जाएगा, इनाम का झांसा दिया जाएगा। उसके बाद आपकी व्यक्तिगत जानकारी निकाल ली जाएगी, आपके बैंक खाता की डिटेल निकाल ली जाएगी, आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर निकाल लिया जाएगा, और ये फिशिंग कहलाती है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम फिशिंग के नाम से जानते हैं। यानी फिशिंग का मतलब क्या है कि आपको फंसाने की बात की जा रही है, आप पर मनोवैज्ञानिक अटैक किया जा रहा है, जहां पर आपको एक इनाम की बात की जाती है कि हम आपको इनाम देंगे। आपको ऐसे विज्ञापन दिए जाते हैं और आप उस पर लालच में आकर क्लिक करने लग जाते हैं, और क्लिक करने के बाद आपके खाते से पैसे भी कट सकते हैं, हो सकता है आपकी जानकारी लीक हो जाए, हो सकता है आपकी पूरी जानकारी आपके बैंक खाते तक की डिटेल उनके पास में पहुंच जाए, और इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे फिशिंग। नमस्ते भाई एबी डिविलियर्स, इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं फिशिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कह रहा भैया, यहां पे इसने बताया कि इनमें से ऐसा है जो चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अब चंडीगढ़ में प्रशासक की बात की जा रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात की जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कब रखे जाएंगे, जब ये क्या होगा, एक यूटी होगा। और आपको पता है कि चंडीगढ़ क्या है, एक यूटी ही है, लेकिन ये पंजाब की राजधानी है, ये हरियाणा की राजधानी है, ये बात भी समझ में आती है। अब आपको एक बात मालूम करनी चाहिए कि हमारे पास में एक आर्टिकल है, और अगर मैं इस आर्टिकल की बात करूंगा तो वो आर्टिकल क्या है, 155 155। और इस 155 में क्या होगा कि यहां पर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। क्या होगा, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। अब नियुक्ति तो कर ली चलो ठीक है, लेकिन अब हमारे पास में एक स्टेट ऐसा है पंजाब और हरियाणा। यहां पे क्या है, यहां पे जो राजधानी है इनकी चंडीगढ़, वो तो एक यूटी है, तो हमें राज्यपाल भी चाहिए और एक प्रशासक भी चाहिए, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर भी चाहिए।
तो क्या किया गया, ये लाया गया जून 1984 की बात आ जाती है। 1984 में कहा गया कि अब पंजाब के राज्यपाल को ही चंडीगढ़ का प्रशासक घोषित किया जाएगा, यानी पंजाब एवं हरियाणा के जो राज्यपाल होते हैं उनको ही, सॉरी ये गलत है, डी नहीं होगा, पंजाब के राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, पंजाब के राज्यपाल को ही चंडीगढ़ का प्रशासक घोषित किया जाता है, हरियाणा नहीं, पंजाब। ठीक है, और इस जगह पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर पंजाब के और चंडीगढ़ के प्रशासक की बात करते हैं तो वो कौन है, तो प्रेजेंट टाइम में है गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, गुलाब चंद्र जैन कटारिया, बी होगा, ओके बी ही होगा। ठीक है, सरपंच फिर आ चुके हैं, वाह दिया सरपंच। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सी, 6 क्या कहता है। अब भाई भूजल की बात की जा रही है, भूजल वही जो हम पानी पीते हैं, भाई पानी से कहाँ से आता है, जमीन के नीचे से निकालते हैं। अब भूजल की बात की जा रही है। अब इसने बोला कि ऐसा हो सकता है कि आपके उस भूजल में कोई ऐसा खनिज मिल जाए और उस खनिज की वजह से आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाए। अब आपके दिमाग में आएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम ये क्या होता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम ऐसा है जो अगर आप उस खनिज वो मिला हुआ अगर पी जाएं तो आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम है। अब आप कहोगे ब्लू बेबी है क्या, ये तो बता दो। तो भाई जब यानी पानी के अंदर नाइट्रेट की मात्रा मिल जाती है, नाइट्रेट, अब नाइट्रेट का कब मिलेगा, जब आप फर्टिलाइजर का यूज करते हो, फर्टिलाइजर धीरे धीरे करके कहां चले जाए, नीचे चले जाए। आप सीवेज, जो भी सीवेज बहा रहे हो वो भी कहां चला जाए, नीचे की ओर चला जाए। सीवेज के अलावा जो जानवर के मल होते हैं या फिर मैं कहूं जानवर का कचरा होता है, जानवर जो मर जाते हैं, अगर उनकी कोई भी चीज कहां पहुंच जाए, नीचे की ओर पहुंच जाए, तो हम कह सकते हैं कि इसमें नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाएगी। क्योंकि उर्वरक क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा होती है। सीवेज में क्या होती है, उसमें भी नाइट्रोजन होता है। जानवर का कचरा जो बनता है वो भी क्या है, नाइट्रोजन ही होता है। तो इसकी वजह से क्या बनता है, नाइट्रेट बन जाता है। अब ये नाइट्रेट कहां पहुंच गया, पानी में पहुंच गया। तो पानी में अगर ये पहुंचेगा तो क्या होगा, तो बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर क्या पहुंच जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रेट की मात्रा पहुंच जाएगी। जो कि आपको पता होना चाहिए कि हम भी नाइट्रोजन को बाहर ही करते हैं, लेकिन हम नाइट्रोजन ले रहे हैं, तब क्या होगा, तब ये नाइट्राइट में, यानी हमारी बॉडी इसे किस में चेंज कर देगी, इसे नाइट्राइट में चेंज कर देगी। क्या कर देगी, नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देगी। और कन्वर्ट करने के बाद ये क्या करेगा, इस हीमोग्लोबिन पे आक्रमण करेगा और ऑक्सीजन के परिवहन को रोक देगा, या ऑक्सीजन के परिवहन को क्या कर देगा, कम कर देगा। और अगर ब्लड किसी भी ऑक्सीजन को नहीं लेके जाएगा तो क्या होगा, हमें बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और वो बीमारी कौन सी होती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये नाइट्रेट ही है, जो नाइट्रेट की वजह से दूषित पानी जो मिला होता है जिसके अंदर, यानी दूषित पानी में जो नाइट्रेट मिला होता है उसकी वजह से हमें जो बीमारी होती है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। और आंसर क्या आया है, शिखा सिंह का आया है ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही अच्छा आंसर है, सी आंसर यहां पे हो जाएगा, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन को मेटा हीमोग्लोबिन में चेंज कर देता है। और यहीं पर जो मेटा हीमोग्लोबिन है ये क्या करता है, ऑक्सीजन के परिवहन को कम कर देता है। और यही होता है ऑक्सीजन के परिवहन के कम होने के कारण एक बीमारी, ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसमें आपके हाथ पांव धीरे 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 करके नीले हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, किस वर्ष, यानी वर्ष की बात की गई है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, मानवों के अधिकार को संरक्षित करना है, ह्यूमन राइट्स की बात की जा रही है। तो ह्यूमन राइट अधिनियम लेके आए और इसके तहत हमने क्या बना दिया, एक आयोग का गठन कर दिया। क्या कर दिया, एक आयोग का गठन कर दिया। फोन आ रहा था, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आयोग का गठन कर दिया। अब वो आयोग जो बनाया गया ना, ये आपका पूछा जा रहा है कब बनाया गया, तो आपको मालूम होना चाहिए, ये हम बात करते हैं 90s की,
और 90s के टाइम पर ही संरक्षण की बात ज्यादा की जा रही थी, उसी टाइम पे हमने एक्ट बना दिया। और एक्ट बनाने के बाद में अब हमें क्या करना था, आयोग का गठन करना था। तो हमने वो आयोग का गठन कब किया, 1993 में। तो 1993, और आपसे डेट भी पूछ ली जाए तो कई बार डेट भी पूछी गई है, कौन सी डेट पर, तो 28 सितंबर 1993 को हमने मानव अधिकार आयोग का गठन कर दिया था। और कितने लोगों ने सही दिया है, 1993 एबी डिविलियर्स और शिखा सिंह का आंसर आया, बहुत ही अच्छा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। लो, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, आपको पता है भारत में बहुत सारी पार्टी हैं, और भारत में बहुत सारी पार्टी में आप कांग्रेस और बीजेपी को ही जानते होंगे। लेकिन धीरे धीरे आज के टाइम पे अब देखो आम आदमी पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी के अलावा भी हमारे पास में नेशनल कॉन्फ्रेंस, बहुत सारी पार्टियां हैं। तो अब पूछा गया है कि एक कम्युनिस्ट पार्टी का भी गठन हुआ था, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन किया गया था उसकी डेट क्या है, यानी कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपको मानना चाहिए, कांग्रेस के यानी एक थे जिनका नाम था एम एन रॉय, और एम एन रॉय के द्वारा क्या किया गया, यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की घोषणा कर दी कि हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी का गठन करने वाले हैं। अब वो गठन तो कर दिया, तो अब ये जाते हैं कहां पर, एक दिन चले जाते हैं ये कानपुर में। और कानपुर जाते हैं, कब जाते हैं, कानपुर तो भाई रोजाना जाते होंगे, हर बार जाते होंगे, लेकिन ये कब, 26 सितंबर को जाते हैं। अब आप कहोगे 26 सितंबर तो हर साल आती है, किसी साल में ऐसा तो नहीं है कि हर एक ही टाइम आए, नहीं, 26 सितंबर में जाते हैं, कब, 1925 में। कब जाते हैं, 1925 में। तो यहां पे क्या किया जाता है, इनके द्वारा क्या कर दिया जाता है, 1925 में क्या कर दिया, कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कर दिया। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 1932 नहीं है, 1925 है। ठीक है, शिखा सिंह नहीं, ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन होगा, 1925 की बात है। 26 सितंबर, 26 सितंबर कर दिया, सितंबर नहीं है, सॉरी, ये बात है दिसंबर की। ठीक है, दिसंबर की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आपको पता है कि कभी कभी क्या होता है कि संसद का, मान लीजिए लोकसभा का चुनाव होता है, बिल्कुल हो गया। अब लोकसभा का चुनाव हो जाने के बाद में मंत्री बनाए जाते हैं, बना दिए। होता क्या है कि जो सांसद नहीं बना है तो क्या किया जाता है, उसको भी मंत्री बना दिया। भाई वह चुनाव ही नहीं लड़ा जो इंसान, उसको आपने मंत्री बना दिया। अब मान लीजिए आपने मंत्री बना दिया है तो कुछ फॉलो तो करना पड़ेगा, इसे सांसद तो बनना पड़ेगा, लेकिन चुनाव हो चुका है, अब क्या किया जाए। तो यहां पर फिर एक ढील दी गई, तो ऐसा करते हैं, आप संसद के कोई भी सदन के सदस्य हो जाओ, आप 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदस्य के किसी भी सदन के सदस्य बन जाएंगे, तो आप अगर अपने मंत्री पद पे हैं तो मंत्री पद पर बने रहेंगे। यह बात ही पूछी गई है कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए अधिकतम कितने समय के लिए कोई केंद्रीय मंत्री अपने पद पर रह सकता है। तो आप अगर संसद के कोई भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो या वो राज्यसभा हो, अगर आप इसके सदस्य नहीं हैं तो आपको 6 महीने के अंदर सदस्य बनना पड़ेगा, और सदस्य बन जाएंगे तभी आपका क्या होगा, तभी आपका मंत्री पद जो है वो बना रहेगा। अगर 6 महीने के अंदर आप कोई भी पद धारण नहीं करते, या कोई भी आप संसद के किसी भी सदस्य का नहीं बनते, चाहे वो राज्यसभा में हो, चाहे किसी को उठाकर लोकसभा का चुनाव क्यों ना लड़ना पड़े, तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। किस टाइम के बाद, 6 महीने के बाद। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बनाया जा सकता है। मंत्री क्यों, उसे प्रधानमंत्री बना देंगे, होता है नहीं। आपके अगर सीएम की बात करें, जैसे आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ इस टाइम पे सीएम बने, क्या उन्होंने चुनाव लड़ा, नहीं लड़ा। जब चुनाव नहीं लड़ा तो मुख्यमंत्री कैसे बन गए, तो हुआ यही कि आपको सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, बस सीधी सी बात है। आप सदन के सदस्य बन जाइए, आप केंद्रीय, आप मंत्री बन जाएंगे, आप चाहे सीएम बनो चाहे कोई नॉर्मल मंत्री बन जाओ, बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, गन्ने की उपज की बात की जा रही है। गन्ना उपज प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक किस भारतीय राज्य में है। गन्ना उपज प्रति हेक्टेयर भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा कहां है। ए ऑप्शन तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी कर्नाटक। बताओ, इसका आंसर तो आपको देना होगा। शिखा सिंह ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी,
तो भाई और क्या आंसर देगा, बिल्कुल गन्ना उपज प्रति हेक्टेयर की जो है। अब भाई गन्ना की उपज की बात करेंगे तो गन्ना सबसे ज्यादा होता कहाँ पे है, गन्ना होता कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। तो सबसे ज्यादा जो होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है, तो प्रति हेक्टेयर भी क्या है, हमारे पास ही है। हाँ ये बात सही है कि कुछ टाइम पे आपके तमिलनाडु हुआ था, जब ये क्वेश्चन आया था तब इसका आंसर तमिलनाडु हुआ करता था, लेकिन अभी प्रेजेंट में जो बोला जाए तो इसका आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश है। तो हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हापुड़ में, हाँ जी बिल्कुल उत्तर प्रदेश आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 1953 की बात है। 1953 से 1967 के बीच किस सत्याग्रह आंदोलन ने छोटे किसानों को आह्वान किया कि वे उन निजी जमीनों में प्रवेश करें और स्वयं अनाज उगाने का जोखिम उठाएं जो खेतीबाड़ी में कोई रुचि न रखने वाले जमींदारों के कब्जे में थी। तो आपको पता होना चाहिए कि जमींदारों के कब्जे में कुछ जमीनें हुआ करती थी, अब वहां पर वो उन लोगों से काम कराते थे। होता क्या है, अब यहाँ पे 1953 यानी 1950 की बात आती है। तो 1950 के टाइम पे बोला गया, यानी जो किसान हुआ करते थे, छोटे किसान हैं, इन लोगों से बोला गया कि आप अपनी जमीन के पास जाइए, चाहे वो किसी भी जमींदार के पास क्यों ना हो, थोड़ा सा रिस्क लो और रिस्क लेने के बाद अपनी जमीन पर कोई फसल उगाने का काम करो, क्योंकि जमींदार ने तो उसे कब्जे में ले रखा है, वो काम नहीं कर रहा, वो उस खेती का कुछ कर नहीं रहा, तो आप ही करो भाई, अपनी जमीन है। तो यहां पर बोला गया कि वो कौन सा आंदोलन था, वो कौन सा सत्याग्रह था, जब ये बात यहां पर बोली गई कि अपनी जमीनों पर जाकर अपना अनाज उगाओ, चाहे वो जमींदार के कब्जे में क्यों ना हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, भूदान। ये भूदान ही है जो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, विनोबा भावे के द्वारा स्टार्ट किया गया। विनोबा भावे के द्वारा कब स्टार्ट किया, 1951 में स्टार्ट किया, और इसके बाद इन्होंने लोगों को क्या किया, अवेयर करना स्टार्ट कर दिया। अवेयर करने के बाद 1953 का टाइम आता है और इसने लोग इतने अवेयर हो जाते हैं, इतने जागरूक हो जाते हैं कि इस आंदोलन ने गति पकड़ ली, और गति पकड़ने के बाद में यहाँ पे लोग अपनी जमी को छुड़वाने का काम करना स्टार्ट कर देते हैं और जमींदारों से कब्जे को हटाने की बात करने स्टार्ट कर देते हैं। जब अपनी जमीन में एंटर करने के बाद में वहां पे फसल उगाना काम स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां पर यह होता है कब, 1951 के बाद। ठीक है, ए आंसर। रवि भाई फिर आ चुके हैं नए स्टूडेंट बनकर, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पर। देखो 12 क्या कहता है, आपको पता है कि आप लोग सबसे ज्यादा जो परेशान हैं वो हैं इससे कि आपको जो ईंधन मिलता है, आपको पास में ईंधन कैसा मिलता है, आपके पास में ईंधन जो मिल रहा है वो मिलावटी मिल रहा है। आप चेक करते हैं भाई मिलावटी है कि नहीं है। तो मिलावटी फ्यूल जो आपको मिल रहा है ये करता क्या है, यहां पे बोला गया है कि इनमें से किसका उत्सर्जन करने लग जाता है। तो होता क्या है, यहां पे हमारे पास में मिलावटी फ्यूल जो आता है, जो जिसके पास में जो कार्बन चेन बनी होती है, तो यहां पे क्या होंगे, अब यहां पे आपको हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। अब आपके पास में हाइड्रोकार्बन ही तो होंगे, जब में कार्बन और हाइड्रोजन की क्या होगी, श्रृंखला होगी। अब कार्बन जब यहाँ पे हाइड्रोजन की श्रृंखला होगी, मिलावट अगर उसमें कर दें, जो जलना किसके साथ चाहिए था, ऑक्सीजन के साथ चलना चाहिए था, लेकिन मिलावट होने की वजह से इसने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की जगह पे क्या कर दिया, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ना स्टार्ट कर दिया। किसने, कार्बन जो हमारे पास में हाइड्रोकार्बन बने थे, यानी चेन बन रही थी उसके द्वारा। तो आपके पास हाइड्रोकार्बन बन रहा है बिल्कुल, और आपके पास में जो ऑक्सीजन था वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा, जिसके पास में यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होना चाहिए था, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसके पास पूरा ऑक्सीजन नहीं आया तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके पास में ए और बी हो जाएंगे। लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, ये तो वही है जो फ्रिज से निकलता है, ये वही है जो एसी से निकलता है। तो भाई इसमें फ्यूल की बात खत्म हो जाती है। तो हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी। तो ए और बी किस में दिया है, यहां पे डी ऑप्शन थोड़ा सा गलत लिख गया है, ये डबल डबल हो गए हैं। इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जहां पे कहता है ए और बी। ठीक है, बिल्कुल सी ओ, हाँ जी बिल्कुल। हंस मत, फिर आगे भी लाइन बोल दो, हंस मत पगले, क्या क्या हो जाएगा पता नहीं, छोड़ो। हाँ जी, डी आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। आपको पता है हमारा संविधान लिखा गया था, और संविधान जो लिखा गया था ना, ये संविधान कैसा है, हस्तलिखित है।
और हाथ से लिखने के अलावा आप देखेंगे ये जो लिखा गया था बाइलिंगुअल लिखा गया था, हिंदी में भी लिखा गया और अंग्रेजी में भी लिखा गया। लेकिन आज के टाइम पे हम संविधान का यूज तो करते हैं, लेकिन हम किसका यूज कर रहे हैं, उनकी कॉपी का यूज कर रहे हैं हम। अब आपको मालूम होना चाहिए इसकी मूल प्रति भी तो होगी। जब हाथ से लिखा गया है, हमारे पास जो आता है चीजें वो तो टाइपिंग वाली आती हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टाइप किया गया है। किसने टाइप किया गया, यहाँ पे हम लोग टाइप कर ला रहे हैं, लेकिन ये हस्तलिखित था। अब आपके पास में हस्तलिखित की बात आ रही है, तो यहां पर हस्तलिखित वाला ओरिजिनल वाला कहीं रखा है क्या, तो ये कहां रखा है, तो यहां पर याद रख लेना, ये संसद में रखा हुआ है, संसद के पुस्तकालय में रखा हुआ है। और इसके पेज खराब ना हो, इसके कागज खराब ना हो, क्योंकि अब भाई अब चीजें पुरानी होती जाएंगी तो खराब हो जाएंगी, कागज भी एक टाइम बाद खराब होने लगता है। तो यहां पे क्या किया गया है, इस पुस्तकालय में, जहां पे संसद के पुस्तकालय में, जहां पे आपके पास में संविधान रखा हुआ है, वहां पे एक गैस रखी, यानी गैस भरी गई है, जिसका नाम क्या है, हीलियम। ये हीलियम उसे क्या दे रही है, प्रोटेक्शन देती है। ये हीलियम वहां पर कागज की सुरक्षा करती है, कहीं कागज खराब ना हो जाए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रितु कुमारी ने आंसर दे दिया है, बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये कहता है कि भाई ऐसा कोई राज्य है जहां से नदी, गंगा नदी नहीं बहती। अब वो राज्य तो बहुत सारे होंगे, लेकिन हमें इनमें से बताना है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर गंगा नदी नहीं बहती है। तब आप क्या आंसर दोगे, तो सबसे पहले आप क्या बताओगे कि भाई एक नदी है अलकनंदा और एक नदी है भागीरथी, और भागीरथी वही है जो गंगोत्री से निकलती है और ये निकलती है सतोपंत से। तो ये नदियां क्या करती हैं, ये कहीं ना कहीं आके मिलेंगी। तो ये नदी आके मिल गई कहां पे, देवप्रयाग में। और जैसे ही देवप्रयाग आया तो ये क्या बन जाती है, अब गंगा के नाम से बहने लग जाती है। जब अलकनंदा भागीरथी नदी मिलती हैं तो गंगा बनती है कहां पर, देवप्रयाग में। ठीक है, अब यहां से ये नदी कहां कहां जाएगी, तो आपको पता है ये सारा कुछ कहां पर है, ये तो उत्तराखंड में है। तो ये पहले कहां जाएगी, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के बाद ये कहां पर पहुंचेगी, तो ये उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। उत्तर प्रदेश के बाद ये बिहार जाती है और बिहार के बाद ये पश्चिम बंगाल पहुंचती है। और पश्चिम बंगाल के बाद ये भारत से हट जाती है, लेकिन कभी वो भारत का ही पार्ट हुआ करता था। ये कहाँ पहुँचती है, ये बांग्लादेश पहुँचती है। और बांग्लादेश पहुँचने के बाद यहाँ पर एक निर्माण करती है किसका, यानी सुंदरबन डेल्टा का। और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने के बाद ये कहाँ चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, अब बताओ कौन सी जगह पर नहीं बहती। अब आप आंसर दे दोगे, अरुणाचल प्रदेश होगा क्या, बिल्कुल होगा अरुणाचल प्रदेश। क्या अरुणाचल प्रदेश में आपने गंगा नदी को बहते देखा है। अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहां जो नदी बहती है उसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये गंगा नदी नहीं है। यहां पर आपका क्या आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल बिल्कुल, उत्तराखंड और बिहार। ठीक है भाई, डी आंसर है, बहुत ही अच्छा, सबका आंसर आ चुका। डी आंसर, हाँ जी बिल्कुल डी आंसर है। अरुणाचल प्रदेश है जहां पर गंगा नदी जो है वो नहीं बहती है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में कौन बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कहां से आती है, जो कि तिब्बत से आती है। तिब्बत से आने के बाद अरुणाचल प्रदेश पहुंचती है, देहांग नाम से बहती है, फिर असम में आने के बाद ये ब्रह्मपुत्र बनती है, और असम में आने के बाद ये फिर बांग्लादेश में जाती है, और गंगा नदी और आपकी ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलती हैं, जिसके बाद ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। और डेल्टा वहीं बनेगा जहां पे मंद ढाल होगा। तो यहां पे आपका आंसर क्या कहलाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन तो ये समझ लो हर एग्जाम में पूछा गया है, जितने भी मैं पीवाईक्यूज लेके आ रहा हूं तो हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 7वीं अनुसूची के बारे में आप बताइए। संघ सूची का विषय कौन सा है, राज्य सूची का विषय कौन सा है, समवर्ती सूची का विषय कौन सा है। तो ये क्या है, यहां पे बात की जा रही है संघ सूची की, यानी यहां पे जो बात की जा रही है किसकी, संघ सूची की बात की जा रही है। तो ये कहां पर है भैया, ये हमारे पास में एक अनुसूची है, और वो अनुसूची कौन सी है, 7वीं अनुसूची है। और इस 7वीं अनुसूची के अंदर क्या है, केंद्र के और राज्य के बीच में विभाजन है। किस बात का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। भाई कितनी शक्ति किसके पावर, पावर की बात है यहां पे। तो शक्तियों का क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया।
विभाजन करने के बाद में क्या किया गया, यहां पे 3 लिस्ट बनाई। एक लिस्ट है भाई संघ की, जिसका मतलब है कि कानून बनाऊंगा तो भाई केंद्र सरकार बनाएगी, और केंद्र सरकार इन विषयों पर कानून बनाती है। फिर राज्य सूची में कुछ विषय डाले गए, इस पर कानून बनाने का अधिकार होगा केवल राज्य को। फिर एक सूची और बनाई गई कि ऐसा करते हैं कि समवर्ती सूची के नाम से एक सूची और बना देते हैं कि ऐसे भी चीजें होंगी जहां पर संघ और राज्य दोनों को कानून बनाना पड़े, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तब आप कहेंगे कि समवर्ती सूची है। अब बात की जा रही है कि संघ सूची का विषय कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, तो संघ सूची का जो विषय है वो यहां पर इंश्योरेंस है, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही होगा। भाई सी कैसे हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण का कानून जो है इस पर जो काम करने का अधिकार है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। आपको राज्य केंद्र सरकार उस पर कानून बनाती है, तो राज्य सरकार भी इस पर कानून बनाने का कोशिश कर सकती है। और वन्य पशु की बात करेंगे तो वन्य पशु वाला पार्ट जो है ये भी समवर्ती सूची का हिस्सा है, ये भी क्या है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं, इसलिए इसका आंसर जो होने वाला है वो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन नहीं होगा, ये समवर्ती सूची का हिस्सा है। बनाने को केंद्र सरकार बना सकती है, ऐसी बात नहीं है, नहीं बनाएगी, लेकिन वो राज्य सरकार के ऊपर भी कुछ चीजें डिपेंड होंगी उसमें। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16। अब आपको पता है कि हमारे यहाँ पे कुछ जैसे अगर मैं ये कहूँ कि जानवरों को बचाने का रूटीन आया, क्योंकि जानवर क्या है, डाइवर्सिटी की बात आती है। अब डाइवर्सिटी में क्या है कि आपको भाई आपके साथ में भाई जानवर रहते हैं, जैसे भाई कुत्ता रहता है हमारे पास में, हम लोग रह रहे हैं जहाँ पे, वही चीज़ें क्या रह सकती हैं, चींटी, बिल्ली, कुत्ते, ये सब रहते हैं, पक्षी भी होते हैं, तो इसे कहते हैं डाइवर्सिटी। अब बात आती है क्या कि बड़े जानवर जो हैं, जैसे आपने कहा शेर है, चीता है, हाथी है, इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। अब कम होती चली जाएगी तो क्या होगा, तो इनको क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। क्यों बचाना पड़ेगा, क्योंकि ये डाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब डाइवर्सिटी के लिए अगर इंपॉर्टेंट है तो हमें बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनके लिए परियोजनाएं लानी पड़ेंगी, ठीक है। और पर्यावरण यानी ये किसका हिस्सा है, तो भाई पर्यावरण का हिस्सा है, इसलिए इस पर काम कौन करेगा, पर्यावरण मंत्रालय करेगा। और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा हाथी परियोजना लेके आई गई, इसमें हाथियों की सुरक्षा की बात की गई। अगर आपको हाथियों को संरक्षित करना है तो आपके पास में एक योजना है, ये कि है 1992 हाथी परियोजना। भाई यही तो मैं बोल रहा हूं, कानून बना सकते हैं, कानून संघ बना सकता है, बशर्ते ये राज्य उसमें हस्तक्षेप ना करे, ठीक है। अगर राज्य हस्तक्षेप कर देगा तो इसका मतलब है कि वो अपने राज्य में लागू नहीं करने देगा, सीधी सी बात है। कानून बनाना अलग है, मैंने बोला कि संघ सूची में जो कानून बन रहा है उसका मतलब है कि वो केंद्र सरकार के अधीन आता है, उस पर राज्य कुछ नहीं करेगा। और जो राज्य अब जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है उस पर कानून अगर बनाएगा, संघ बनाएगा, तो राज्य उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, ये बात आप याद रखिएगा। भाई ये इसका मुद्दा नहीं है, ये बात सही है कि आप जो बोल रहे हो वो बात बिल्कुल सही है कि कानून बनाए थे केंद्र सरकार ने, भाई राज्य सरकार मान गई, उस टाइम पे मान गई, ठीक है भैया तुमने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हम मान जाते हैं, क्योंकि लेकिन हमारे हिस्सा है, हमारी उसमें आता है, लेकिन हम मान जाते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ भाई, इसके विषय भी तो कम होते गए हैं, विषय भी तो चेंज हुए हैं। कभी 97 आया करते थे, आज 100 आते हैं, कभी किसी में 67 आते थे, आज 62 आते हैं, तो वो विषय भी तो कम किए गए हैं, इस चीज को भी तो देखो भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। आपको पता है यहां पे उष्णकटिबंधीय की बात की जा रही है, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चक्रवात आते हैं, साइक्लोन आते हैं। अब साइक्लोन जो आते हैं उनके नाम जो होते हैं ना अलग अलग होते हैं। हम लोग अपने एरिया में कहते हैं भाई चक्रवात आ गया, कहते हैं ना कि भाई हमारे यहाँ पे तो चक्रवात आ गया, उनके नाम भी रखे जाते हैं। तो ऐसे ही हमारी पृथ्वी है, मैंने कहा ये हमारी पृथ्वी है, बिल्कुल है, और इस पृथ्वी पर कुछ रेखाएं पाई जाती हैं, इस पृथ्वी पर क्या है, कुछ रेखाएं पाई जाती हैं। आप सबसे पहली रेखा इस चीज को देखोगे, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हो आप कि ये है भूमध्य रेखा, क्योंकि इसने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में एक रेखा हमारी ये बनी, जिसे आप क्या कहते हैं, इसे क्या कहोगे, इसे कहोगे कर्क रेखा। अब कर्क रेखा के बाद यहां पे एक और रेखा जो नीचे की तरफ में जाती है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं इसे कहते हैं मकर रेखा।
अब सन जो है, सूर्य जो है, सूर्य की जो किरणें हैं वो यहां पर आप देखोगे इन तीनों एरिया पर ही क्या रहती हैं, हमेशा रहती हैं। अब रहेंगी तो क्या होगा, तो यहां पर गर्मी होगी। तो इस क्षेत्र में आपको क्या मिलता है, गर्मी वाला क्षेत्र मिलता है। इस वाले एरिया को इसी वजह से हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। किस वाले एरिया को, कर्क रेखा से मकर रेखा तक के एरिया को हम उष्णकटिबंधीय कहते हैं, क्योंकि सन की रेज जो हैं वो एक बार तो आपको कर्क रेखा पर दिखेगी डायरेक्ट, एक बार भूमध्य रेखा पर, एक बार फिर मकर रेखा पर, फिर दोबारा लौट के भूमध्य रेखा पर। तो इसका मतलब यह है कि भूमध्य रेखा पर 2 बार सन डायरेक्ट किरणें पहुंचाता है, कर्क रेखा और मकर रेखा पर 1 बार। बाकी रेखाओं पर आप देख पा रहे हो नहीं पहुंच रहा है। तो इसका मतलब क्या है, सन इन 3 रेखाओं पर रहेगा, तो यहां गर्मी रहने वाली है। अब गर्मी रहेगी तो क्या होगा, तो वहां पर बनेगा लो प्रेशर का जोन। क्या बन जाएगा, लो प्रेशर का जोन बनेगा। और लो प्रेशर का जोन बनेगा तो इसका मतलब क्या है, यानी टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर यहां पे ज्यादा है और प्रेशर यहां पे कम हो जाएगा, जिसके बाद में यहां पे क्या बनते हैं, साइक्लोन बनते हैं। क्यों बनते हैं कि मान लीजिए इस एरिया का लो प्रेशर जोन है, यहां से हवा पहुंची, यहां से हवा पहुंची, यहां से हवा पहुंची, और पहुंचने के बाद ये घूमने लग जाती है और धीरे धीरे ये तूफान में कन्वर्ट हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं साइक्लोन। अब इसके कुछ नाम होते हैं। अब आप देखोगे कि कुछ पश्चिमी, भाई हम देखते हैं यहां पे, मैंने बोला कि ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का नाम है यहाँ पे, हाँ जी है। ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन को क्या कहा जाता है, तो साइक्लोन को कहा जाता है, भाई बिली बिली आ गया। क्या आ गया भैया, बिली बिली आ गया। क्या है, ये है तो साइक्लोन ही, लेकिन बिली बिली आ गया कहेंगे। चीन की बात करते हैं, चीन में क्या कह देते हैं भैया, चीन में कहा जाता है कि टाइफून आ रहा है। क्या आ गया भैया, टाइफून आ गया। ऐसे ही यहां पे बोला गया है कि हरिकेन जो होता है ये कहां माना जाता है, ये कहां पे किया जा, कहां पे आएगा, तो ये बस आप याद रख लेना कि हरिकेन जो तूफान है ये आता है अटलांटिक में। तो अटलांटिक महासागर की बात की जाती है। यहां पर आने वाला तूफान, साइक्लोन, हरिकेन के नाम से जाना जाता है। तो कितनों का सही है, अमेरिका में टाइफून कहते हैं बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली कहते हैं, भारत में चक्रवात कहते हैं बिल्कुल। अच्छा मैंने चीन लिख दिया है, अरे लो यार कैसी बातें कर दी यार तुमने, ये लो इसको मैं अमेरिका कर दे रहा हूं। लो कर दिया, अब बढ़े हैं, चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है भैया, हमारे पास में मेमोरी की इकाई दे रखी है और आप जानते हैं कि सबसे अधिकतम भंडारण क्षमता के बारे में बात करता है। तो आप इन चीज़ों को पढ़ते होंगे, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट। तो अगर मैं ये कहूं कि सबसे छोटा जो होता है उसे हम कहते हैं बिट। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं बिट, ठीक है। अब ऐसे ही बिट जो होता है वो सबसे छोटा है। अब बाइट इससे बड़ा होता है, तो बाइट जो होता है वो कितने बिट के बराबर होता है, तो 8 बिट के बराबर होता है, उसे हम कहते हैं 1 बाइट, ठीक है। खाने वाला बाइट नहीं है ये, इसकी मेमोरी की बात की जा रही है, ठीक है। इसी तरीके से हमने क्या बनाया, अब बाइट से बड़ा जो होता है वो होता है आपका किलो बाइट। 1 केबी, आप देखते हैं ना केबी, हमारे पास में 100 केबी का डेटा है, हमारे पास में 500 केबी का डेटा है, ये पढ़ते हो। तो ये 1 केबी जो होता है ना, ये 1024 बाइट के बराबर होता है। कितने के, 1024 बाइट के बराबर होता है, बिल्कुल होता है भैया। अब क्या होगा, केबी से भी बड़ा होता है, हाँ जी होता है। क्या होता है, एमबी। अब आप कहते हो ना कि मेरा ना 500 एमबी नेट खर्च हो गया है, मेरा ना 800 एमबी खर्च हो गया है, मेरा पूरा 2 जीबी खर्च हो गया, कहते हो, तो ये वही है, ये वही एमबी है। और इस 1 एमबी के अंदर 1024 किलोबाइट होते हैं। वही 1 किलोबाइट के अंदर 1024 बाइट होते हैं, तो 1 एमबी के अंदर 1024 क्या होते हैं, किलोबाइट होते हैं। अब मान लो 1 एमबी से बड़ा भी तो होता है, तो आप क्या कहोगे कि भाई होता है वो जीबी। कहते हो ना 1 जीबी नेट खर्च हो गया भैया, मेरा तो 2 जीबी नेट है, मेरा पर डे नेट आता है, 2 जीबी पर डे का मैंने नेट पढ़ाया है, कहते हो, तो वही है ये जीबी। तो ये जीबी जो कितने के बराबर होगी, ये 1024 एमबी के बराबर होगी, तो हम उसे क्या कहेंगे, 1 जीबी कहेंगे। क्या इससे बड़ा भी होता है कुछ, हाँ जी होता है, एक टीवी। कौन सा टीवी, टीवी ये नहीं ट्यूबरक्लोसिस वाला टीवी नहीं, ये है टीवी टेराबाइट।
इसे क्या कहते हैं, टेराबाइट कहते हैं। और ये कितने के बराबर होगा, यानी हमारे पास में जो जीबी है ना उसका 1024 जीबी कर दें ना तो वो 1 टीबी के बराबर हो जाएगा। क्या इससे भी बड़ा कुछ होता है? भैया होता है, 1 पेटाबाइट होता है। क्या होता है? 1 पेटाबाइट होता है, 1 पीबी। और 1 पीबी में क्या होगा, 1024 टीबी होंगे। तो आपका यहां पे आंसर पता कर लो क्या होना चाहिए। तो आप क्या कहोगे कि इसमें से आंसर हमारे पास में सबसे बड़ी भंडारण क्षमता कौन सी है? मेगाबाइट है? नहीं है। गीगाबाइट नहीं, टेराबाइट नहीं, है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, पेटाबाइट, जिसे हम पीबी के नाम से जानते हैं। तो ये 1024 टीबी के बराबर होता है, 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। और सबसे छोटे की बात करेंगे तो वो क्या होता है? बिट होता है, बिट। और बाइट की बात करेंगे तो 1 बाइट 8 बिट के बराबर होता है। और फिर सारी चीजें 1024 के आंसर में आप आंसर दे सकते हैं। 1 केबी 1024 बाइट, 1 एमबी 1024 केबी, 1 जीबी 1024 एमबी, 1 टीबी 1024 जीबी, 1 पीबी 1024 टीबी। तो इसी तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहां पर आपके 18 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही है भाई, आप बिल्कुल बहुत ही अच्छा। अब बढ़ते हैं आगे। आगे आगे तो है ही नहीं, तो इसी के साथ में आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अब आपके माइंड में आएगा सर 18 क्वेश्चन, भाई आते तो 40 है। तो मैंने आपको बता दिया हमारे द्वारा यानी मेरे द्वारा जो पढ़ाया जाएगा वो जीएस पढ़ाया जाएगा। अब मूल विधि जो है, मूल विधि वाला पार्ट और आपके मोस्टली संविधान वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट जो हैं वो आपको अखिल सर के द्वारा पढ़ाए जाएंगे। और धीरे धीरे आपको कुछ टाइम जा रहा है, 2-4 दिन की बात है, 2-4 दिन के बाद वो मूल विधि वाली क्लास भी आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि यूपीएसआई को टारगेट करते हुए आपकी रीजनिंग की क्लास होती है सुबह 7 बजे, जो कि शुभम सर के द्वारा ली जाती है। और 9 बजे जो होती है वो आपकी हिंदी की क्लास राज बहादुर सर के द्वारा ली जाती है। फिर उसके बाद 11 बजे यादवेंद्र सर के द्वारा मैथ्स की क्लास ली जाती है। और 12:30 बजे की अगर मैं बात करूं तो 12:30 बजे हम यहाँ पे जीके की क्लास पढ़ते हैं, जो कि आज अभी आप पढ़ पा रहे हैं। और आपको यहां पे ठीक है, और यहां पे इसके बाद में आता है आपका एक बैच, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम लोगों के द्वारा एक बैच लॉन्च किया जा रहा है। और ये बैच आपको कहां मिलेगा? तो हमारी एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है बाई एससी। तो अगर आपको ये बैच खरीदना है तो आप बाई एससी एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। और ये बाई एससी एप्लीकेशन कहां मिलने वाली है? प्ले स्टोर पे। तो प्ले स्टोर पे जाकर आप बाई एससी को बाई एससी एप्लीकेशन डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद में आपको ये बैच दिख जाएगा। इस बैच को बहुत जल्दी स्टार्ट किया जाने वाला है, बहुत जल्दी ये लॉन्च किया जाने वाला है। और इसकी कीमत रखी है मात्र 599 रुपए। इस 599 रुपए में आपको ये पूरी टीम पढ़ाने वाली है, जहां पर आपको जीएस के 3 टीचर मिलेंगे। जहां पे आपको क्या है, जीएस के 3 टीचर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आपको जीएस का पोर्शन कंप्लीट किया जा सके। और कंप्लीट करने के साथ साथ आपको चीजें बहुत अच्छे से प्रोवाइड की जा सकें, जिससे आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। जो टीचर जिसमें स्पेसिफिक है, यानी जो चीजें जिसमें स्पेशल टीचर माना जाता है, उसी टीचर को आपको यहां पे पढ़ाने का मौका दिया जाएगा। और उसके अलावा ये सब आपको गाइडेंस देंगे, आपको किस तरह से पढ़ना है, आपको क्या जानना है, आपको कितना पढ़ना है, इसकी जानकारी आपको ये सारे टीचर आपको यहां पे प्रोवाइड करने वाले हैं। बाकी आपको एक बात बता दूं, बाई एससी एप्लीकेशन आप डाउनलोड जरूर कर लें, क्योंकि यहां पर आपको सब कुछ मिलने वाला है। कुछ टाइम बाद आपको यहां पर आपको कुछ फ्री क्लासेस भी दी जाएंगी, आपको यहां पे कुछ फ्री नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको यहां पे करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड की जाएंगे, आपको कुछ मैगजीन भी प्रोवाइड की जाएंगी। आपको सब कुछ मिलेगा इस जगह पर, एक एप्लीकेशन पर। तो ये एप्लीकेशन आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो आप डाउनलोड जरूर करें बाई एससी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसे सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आप डाउनलोड करें और यहां पर रजिस्ट्रेशन जरूर करें। रजिस्ट्रेशन के बाद हमें आपको चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। यूपी जीके के भी क्वेश्चन डाला करो, तो बेटा जो आए क्वेश्चन आए ही नहीं है, उसमें क्वेश्चन जो होते हैं ना, सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना, मैं उस क्वेश्चन को पूरा सेट लेके आता हूं। उस पूरे सेट में मैं 20-22 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैं पूरा उठा लेता हूं। बाकी सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके मूल विधि के होते हैं। तो जो आया नहीं है उस चीज को मैं यहां पे क्यों लेके आऊं? लेकिन धीरे धीरे यूपी जीके को भी मैं खुद से अलग से पढ़ाऊंगा। इसमें नहीं आया है इतना जितना आप बोल रहे हो, लेकिन अलग से मैं आपको पढ़ा दूंगा। 1-2 ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का आने वाला है। ठीक है, चलिए। और बाकी आप कोशिश करते रहिए, बिल्कुल होगा क्यों नहीं, सब कुछ मिलेगा भैया, सब कुछ मिलेगा। सब कुछ का मतलब यहाँ पे आप फ्री चीजें चाहते हो तो आपको फ्री चीजें भी प्रोवाइड की जाएंगी। अब आप ये मत कहना कि सर पूरा कोर्स ही फ्री प्रोवाइड करा दो, तो भैया हम क्या करेंगे? तो थोड़ा बहुत तो देखो। और बेस 599 रुपए में क्या जाता भैया? 600 रुपए में 6 टीचर मिल रहे हैं। 600 रुपए में 6 टीचर, एक टीचर 100 रुपए का, और क्या चाहिए? ठीक है,
भैया जो तुम सोच रहे हो ना वो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, सीधी बात है। जो आप सोच रहे हो, बहुत कुछ सोच रहे हो या कुछ ऐसा सोच रहे हो, वो चीज़ें हम यहाँ प्रोवाइड नहीं करते। हम पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। बाकी आपको चीज़ें इसी तरह से हम प्रोवाइड करते रहेंगे। और ये क्लास आपकी रोजाना 12:30 बजे होती है, जिसमें मैं आपको जीएस और जीके कंप्लीट करा रहा हूँ, और जीएस जीके के पीवाईक्यूज यहाँ पे मैं करा रहा हूँ। आप इसी तरह से मेरे साथ में जुड़े रहिए। जो नए साथी हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चाहे वो आपका यूपीएसआई हो, चाहे वो आपका ग्रुप डी क्यों ना हो, सबकी क्लासेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। शाम को आपकी साइंस की क्लास चलती है, जिसमें मैं साइंस के पीवाईक्यूज करा रहा हूँ, जहाँ पे ग्रुप डी के क्वेश्चंस हैं। तो आप साइंस अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ में शाम को 6 बजे जुड़ सकते हैं। बाकी तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।